हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10th के साइंस की बुक में हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 3 जेनेटिक्स, जिसमें पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था मेंडलिज्म, रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल के सफल होने का कारण क्या था, और इसका फर्स्ट पार्ट हमने स्टडी किया था। बच्चों, आज हम इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट आज हम देख रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, उन्होंने मटर के पौधे को ही सेलेक्ट क्यों किया? ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, जिससे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद वो सफल हुए, और उनकी सफलता का ये एक कारण भी था कि उन्होंने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों सेलेक्ट किया, ये क्वेश्चन पूछता है। तो सेलेक्ट करने का कारण क्या था? नंबर 1, मटर का पौधा जो होता है वो एनुअल प्लांट होता है। ठीक है, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में, एक साल में ही वो अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर लेगा और रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कि हमको कम टाइम में, ना शॉर्ट टाइम में रिजल्ट मिल जाएगा। इस वजह से मेंडल ने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया। ठीक है, नंबर 2, जो गार्डन पी होता है, जो मटर का पौधा होता है, वो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? ऐसा प्लांट होता है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो मटर का पौधा है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है। इस वजह से इनको एक्सपेरिमेंट करने में इजी रहेगा। ठीक है ना, तो इस वजह से उन्होंने ये पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। नंबर 3, कि मटर का पौधा जो होता है उसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही मेथड से हम नेक्स्ट जनरेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वजह से भी उन्होंने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया। नेक्स्ट था कि मटर का पौधा जो होता है उसमें इनको कई कैरेक्टर मिल सकते हैं। ठीक है ना, कई कैरेक्टर इन्होंने लिया, 7 कैरेक्टर इन्होंने लिया था। तो ऐसे इतने सारे गुण पाए जाते हैं। कभी मटर का पौधा लंबा है, मटर का पौधा छोटा है, ये कैरेक्टर ले लिया, या उसके फ्लावर्स का कैरेक्टर ले लिया, या उसके सीड का कैरेक्टर ले लिया, उसके बीजों का। तो अलग अलग कैरेक्टर्स मटर के पौधे में होने की वजह से भी इन्होंने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया था। ठीक है, ताकि वो डिफरेंट जो है वो कैरेक्टर लेकर के और क्रॉस करवा करके अपने एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल प्रूव कर सके कि बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब उनमें कौन कौन से वो 7 कैरेक्टर थे मटर के पौधे में, जिसको मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल किया था। नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। बीज का जो स्ट्रक्चर था, है ना, कुछ जो बीज थे मटर के पौधे के वो राउंड शेप के थे, और कुछ जो थे वो व्रिंकल्ड थे। व्रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रीदार, है ना, ऐसे ऐसे सिकुड़े हुए बीज थे। तो इस तरीके के उन्होंने ये एक कैरेक्टर उन्होंने ये सेलेक्ट किया कि इस कैरेक्टर को लेकर के मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। दूसरा, उन्होंने कलर ऑफ सीड, है ना, बीज का जो कलर था, कुछ सीड जो थे वो येलो कलर के थे और कुछ जो है वो ग्रीन कलर के थे। तो उन्होंने सीड के कलर को भी सेलेक्ट किया। ठीक है, ये 2 कैरेक्टर इनको अलग अलग देखिए मिल गया। उसके बाद कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स के कलर भी उनको मिल गए। कुछ वायलेट कलर के फ्लावर उनको मिले और कुछ मिले व्हाइट कलर के फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर को लेकर के भी इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद शेप ऑफ मैच्योर पी, है ना, जो पक गए थे मटर के पौधे, उनका अगर शेप हम देखेंगे तो कुछ इनफ्लेटेड शेप के थे और कुछ जो थे वो कंस्ट्रक्टेड शेप के थे। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ऐसे फ्लैट, और कुछ जो है सिकुड़े हुए इनको मटर के पौधे मिले जब वो पक गए थे तब। उसके बाद कलर ऑफ इमेच्योर पी, है ना, इमेच्योर मतलब जब पके नहीं हैं मटर के पौधे, तो उनका जो पी का था कलर जो था वो कुछ का तो ग्रीन था। ठीक है, और कुछ का क्या था, येलो था। आपने देखा भी होगा, मटर हम खाते हैं तो जो पूरा हमको मटर का मिलता है, जिसमें मटर अरेंज रहते हैं, मटर के दाने, तो कुछ ग्रीन कलर के बिल्कुल रहते हैं और कुछ येलो कलर के हो जाते हैं। पोजीशन ऑफ फ्लावर, जो मटर का पौधा होगा उसमें फ्लावर की पोजीशन क्या होगी? कुछ फ्लावर जो थे वो एक्सियल पोजीशन पे थे और कुछ फ्लावर जो थे वो टर्मिनल पोजीशन पर थे। तो इस तरीके का कैरेक्टर भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल किया था। हाइट ऑफ अ प्लांट, कुछ मटर के पौधे जो थे वो बहुत हाइट मतलब उनकी अच्छी थी, है ना, वो टॉल थे, और कुछ प्लांट जो थे वो क्या थे, ड्वार्फ थे, छोटे थे। ठीक है, तो ये कैरेक्टर भी उन्होंने शामिल किया। ठीक है, तो ये 7 कैरेक्टर उनको मटर के पौधे में मिला। इस वजह से भी उन्होंने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया था, और यही उनके सफलता का एक कारण था कि उन्होंने मटर के पौधे को लिया है। ओके बच्चों, तो आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन कि मटर के पौधे को सेलेक्ट करने के पीछे मेंडल का क्या मतलब रीजन था, जो मेंडल ने बड़ी सोच समझ करके मटर के पौधे को सेलेक्ट किया। ठीक है,
अब हम आते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। देखिए, मेंडल की स्टोरी में, हमने ग्रेगर्स और मेंडल की स्टोरी में देखा था कि मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनके एक्सपेरिमेंट को पब्लिश भी हुई थी, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट पर ध्यान नहीं दिया गया और वो वैसे ही कहते हैं ना, एकदम कहीं गुम हो गई, मतलब नहीं था उसका। ठीक है, उसके बाद उनको एप्रिसिएशन नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी, मतलब वो एक्सपेरिमेंट किए और करके उन्होंने इतना सारा रिजल्ट उन्होंने हासिल किया। उनकी इतनी लंबी, मतलब एक्सपेरिमेंट था उनका, एक लंबा समय गया था इसमें, लेकिन उनको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिला था इसका। और वो चीज़ समझ लो, कहते हैं ना कि मतलब एक इतनी बड़ी क्वालिटी और इतना कुछ कर दिखाया, लेकिन नाम कुछ नहीं मिला उनको, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिला। उसके बाद 35 ईयर्स आफ्टर, 35 से 35 साल के बाद कुछ और साइंटिस्ट थे कुछ जिनका कि उस पर ध्यान गया, उन चीज़ों पर। जब वापस से इन क्वेश्चन तो सबके मन में थे कि भाई जो है मटर का पौधा ही क्यों होता है ना। मटर के पौधे का बेटा मटर का पौधा होता है। ठीक है, जो हमारी भिंडी है, भिंडी की बेटी भिंडी है, टमाटर का बेटा टमाटर है। ठीक है ना, तो ये जनरेशन कैसे चला रहा है, या हम कहते हैं कि माता, मतलब इसका नाक जो है मम्मी पे गया है, आँख जो है पापा पे गया है, कैसे। इन क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे कि कैसे होता है ऐसा, है ना, कि ऐसा ऐसा ये चीज़ें होती हैं। इसका जानकारी नहीं था किसी को, क्रोमोसोम के बारे में, डीएनए के बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं था। तो इन क्वेश्चंस की तलाश में वापस से फिर कुछ साइंटिस्ट जो है वो लग गए। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था उनके 35 ईयर्स के बाद। कुछ और साइंटिस्ट फिर आंसर ढूंढने के लिए चले जब, तो उन्होंने मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट था उस पर उनका ध्यान गया एक बार, और उसको निकाल करके उन्होंने वापस से रीस्टडी जब करना शुरू किया कि वो जो बातें बता रहे हैं उसको वापस से एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो उन्होंने पाया कि जो कुछ मेंडल ने बताया था वो सब बिल्कुल सही था। ठीक है, तो कौन कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रीडिस्कवरी की, तो उसमें ह्यूगो डी व्रीज हैं जो कि हॉलैंड के थे। उन्होंने इंडिविजुअल अपना एक अकेला, मतलब उस मेंडल के उसको लेकर के, एक्सपेरिमेंट को लेकर के, मेंडल की जो उन्होंने जो तैयार किया था अपना एक्सपेरिमेंट का, उसको लेकर के वापस उन्होंने किया था, हॉलैंड के थे। उसके बाद कार्ल कॉरेंस थे जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने अलग से अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद रिच वॉन थे जो कि ऑस्ट्रिया के थे, उन्होंने अपना अलग एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये 3 साइंटिस्ट इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिन्होंने रीडिस्कवरी किया मेंडल्स का लॉ ऑफ मेंडल, और ये रीडिस्कवरी 1900 में किया गया था। ठीक है, इस तरीके से रीडिस्कवरी होने के बाद तब ये पता पड़ा कि मेंडल की कही हुई, मेंडल का एक्सपेरिमेंट सारा सही है। उसके बाद जाकर के मेंडल को लगभग 40 साल बाद जाकर के, मेंडल तो गुजर चुके थे, उनके 40 साल बाद जाकर के मेंडल को उनके किए हुए काम का मतलब उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, वो नाम उनको मिला बाद में। ठीक है, और उनको चूँकि वो इतने समय पहले ही सारी चीज़ें एग्जैक्टली बता के गए थे, इस वजह से एक ऑनर के तौर पे सम्मान देने के लिए कहा गया कि एक्चुअल में मेंडल ही इसके जनक हैं, है ना। तो जेनेटिक्स ऑफ फादर मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ओके बच्चों, अब हम जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है, कुछ इनके मेंडल्स के ने क्या काम किया, उन्होंने क्या लॉ दिया, उन नियमों को पढ़ने से पहले मेंडल ने कुछ जो वर्ड इस्तेमाल किए थे उस समय, उन वर्ड्स को अगर हम नहीं जानेंगे और बार बार अगर रूल में पढ़ते जाएंगे वो वर्ड्स आएंगे तो हमको परेशानी होगी कि ये क्या बोला जा रहा है ना, एलील बोला गया, क्या बोला गया, होमोलोगस, होमोजाइगस, क्या बोला जा रहा है ये। ठीक है, तो हमको वर्ड जानना जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है। तो कुछ हम जेनेटिकल ये टर्मिनोलॉजी देखते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हम पढ़ेंगे, उसका मतलब पढ़ेंगे, मीनिंग्स पढ़ेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट क्या दिया था। ठीक है, तो जो छोटा टर्म है उसमें हमारा पहला आता है जीन, द फैक्टर। अब देखिए, मेंडल ने जीन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था, जीन वर्ड तो बाद में जॉनसन ने इस्तेमाल किया था। मेंडल ने इसी जीन को फैक्टर बोला था। ठीक है, क्या बोला था, फैक्टर। ठीक है, तो जीन क्या होता है, यानी कि फैक्टर क्या होता है। मेंडल ने बताया कि फैक्टर वो होता है जो कोई भी एक कैरेक्टर को जो प्रदर्शित करता है, किसी एक कैरेक्टर को। जैसे फ्लावर का कलर रेड रहेगा, रेड कलर ये एक कैरेक्टर हुआ, एक गुण हुआ, ये जो भी इसको, इस गुण को जो प्रदर्शित करेगा, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, वो कहलाएगा जीन, यानी कि वो फैक्टर कहलाएगा। मेंडल ने बोला था कि वो फैक्टर कहलाएगा, बाद में जॉनसन ने उसको चेंज करके उसको बोला कि ये जीन है। तो द फैक्टर विच कंट्रोल एनी वन कैरेक्टर, जो एक कैरेक्टर को एटलीस्ट कंट्रोल करता है, इज कॉल्ड जीन। द वर्ड फैक्टर वाज यूज्ड बाय द मेंडल फॉर जीन। ठीक है, मेंडल ने इस्तेमाल किया था
फॉर जीन द फैक्टर वॉज यूज, फैक्टर जो है ये वर्ड मेंडल ने इस्तेमाल किया था। द टर्म जीन वॉज लेटर ऑन गिवन बाय द जॉनसन, और जीन वर्ड जो है वो जॉनसन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है बच्चों एलिलोमॉर्फ या एलील। एलील किसको कहते हैं? जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं, यानी कि जो फैक्टर भी उन्होंने दिखाया, उन्होंने ये पता किया कि जो फैक्टर होते हैं वो कभी भी सिंगल नहीं होता बल्कि पेयर में होता है, जोड़े में होता है। तो जो जोड़े के क्रोमोसोम, जैसे आपने देखा होगा कि फीमेल क्रोमोसोम होता है XX, है ना, मेल क्रोमोसोम जो होता है वो XY होता है, तो जोड़े में है, XX पेयर है, XY क्या है, पेयर है। तो जो जोड़े के क्रोमोसोम होते हैं उनको हम एलील बोलते हैं। द टर्म एलिलोमॉर्फ एलील वॉज यूज्ड फॉर द फैक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, दो जीन एक साथ रहते हैं जोड़े में, इसको हम एलील कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल, जैसे कि एक लंबा पौधा है तो उसके अंदर कैपिटल टी जीन हो सकता है, अकेला केवल कैपिटल टी नहीं होगा, कैपिटल टी पेयर में जीन होगा। ठीक है, या लंबा पौधा है मटर का तो उसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी जीन भी हो सकता है। तो जब भी जीन रहेगा किस में रहेगा, पेयर में रहेगा। ठीक है ना, कैपिटल टी जीन होगा तो भी ये एलील कहलाएंगे, एक जोड़े के एलील, और कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो भी ये एक पेयर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये जो जीन होते थे, जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, और पेयर के फैक्टर को हम एलील कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म आएगा जब आप आगे पढ़ेंगे, होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है कि ये जो पेयर के जो जीन है, जो ये एलील है, ठीक है, एलील में अगर दोनों ही, पेयर का मतलब बता दिया अभी कि जो क्रोमोसोम होंगे पेयर में रहेंगे और उनको हम एलील कहेंगे। तो एलील जो हमारा होगा यदि दोनों सेम होगा तो इसको हम कहेंगे होमोजाइगस। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। कैपिटल टी दोनों को ही हम कैपिटल टी से शो कर रहे हैं। अब कैपिटल टी स्मॉल टी मैं बोलूँगी तो आप लोग ये मत सोचना बच्चों कि वहाँ पे जो जीन होता है, जो क्रोमोसोम होता है, जब हम सेल के अंदर देखेंगे तो वो कैपिटल टी होगा, ऐसा कुछ नहीं। सेप उसका जो होगा उसको हम एक वर्ड दे रहे हैं कैपिटल टी, आपको समझाने के लिए। मेंडल ने जो वहाँ पर देखा, जो समझा, उसको समझाने के लिए उन्होंने एक अल्फाबेट इस्तेमाल किया कैपिटल टी की। लंबा पौधा है टॉल तो कैपिटल टी, ठीक है ना, और स्मॉल छोटा ड्वार्फ है तो उसको स्मॉल टी से उन्होंने इंडिकेट किया। कैपिटल जो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया वो डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए, स्मॉल जो किया वो रिसेसिव कैरेक्टर के लिए। डोमिनेंट रिसेसिव क्या है हम आगे भी देखेंगे। तो कैपिटल टी नहीं होता वहाँ पे, है ना, क्रोमोसोम हमको कैपिटल टी नहीं दिखेगा वहाँ पे, बना हुआ नहीं दिखेगा सेल के अंदर, बस हमको सेप उसका मतलब दोनों कैपिटल टी कहने का मतलब कि दोनों जो क्रोमोसोम होंगे ना वो सेम होंगे, एक जैसे होंगे, एक जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, उनका शेप एक जैसा दिखाई देगा। तो कैपिटल टी सेम अगर क्रोमोसोम का पेयर है, एलील है, तो ये कहलाएगा होमोजाइगस। और एक कैपिटल टी है, दूसरा जो है वो स्मॉल टी है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस क्या होता है, an individual who contain identical allele of gene or factor of a character on his homologous chromosome is called homozygous. For example, capital T allele pair is homozygous for height in pea plant. pea plant के लिए height के लिए क्रोमोसोम जो हमने इस्तेमाल किया वो कैपिटल टी था, और दोनों ही क्या है, कैपिटल टी सेम है, तो ये होमोजाइगस कहलाएंगे। हेट्रोजाइगस में क्या होता है, जैसे एग्जांपल लिया हमने इस कैपिटल टी, द पी प्लांट विद कैपिटल टी स्मॉल टी एलील। ठीक है, ऐसा प्लांट जिसमें कि कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरीके का एलील मौजूद हो इज हेट्रोजाइगस फॉर हाइट। ये हाइट वो भी लंबा छोटा हाइट ही बता रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम क्या है, यहाँ पे जो फैक्टर है, जो एलील है वो कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। ठीक है बच्चों, जीन, एलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, इनके बारे में आज हमने समझा। कल हम पढ़ेंगे फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस। अब इसमें से कुछ ऐसे टर्म आते जाएंगे जिसके लिए बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो फिर वो मैं आपको बोर्ड पर खड़े होकर के पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके।